हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 का यूनिट 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समायुक्तता के बारे में समझना होगा। ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हो समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समायुक्तता कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। अणुओं की संरचना और सममिति के आधार पर समावयवता को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, आइसोमेरिज्म समावयवता दो प्रकार की, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता आगे 5 भागों में बटी हुई है: श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावता, चलावयवता। और त्रिविम समावयवता 2 भागों में बटी हुई है: विन्यासी समावयवता, संरूपण समावयवता। कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को प्रकाशीय समावयवता और जमाती समावयवता में बांटा गया है। आज हम यहाँ पर इन सारे आइसोमर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कि श्रृंखला समावयवी वे समावयवी हैं जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन जिनके कार्बन एक दूसरे से भिन्न भिन्न क्रम में जुड़े होते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इसमें चेन बनी है, इसलिए ये चेन आइसोमेरिज्म है। नॉर्मल पेंटेन व आइसोपेंटेन का एग्जाम्पल भी ये दर्शाता है। ये नॉर्मल पेंटेन है 5 कार्बन, ये 5 कार्बन वाला है लेकिन ये चेन बनने से आइसोपेंटेन है। इसी तरह से पोजीशन आइसोमर में हम क्या कहते हैं कि स्थिति समावयवियों के आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन कार्बन श्रृंखला पर उन पर उपस्थित क्रियात्मक समूहों की स्थिति भिन्न होती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रोपिल अल्कोहल में और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड 2 पोजीशन में, 2 पेंटेनॉन में कीटोन ग्रुप 2 पे है और 3 पेंटेनॉन में थर्ड कार्बन पर कीटोन ग्रुप है। तो ये इस तरह से पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्रियात्मक समूह समावयवियों का आणविक सूत्र समान होता है लेकिन उन पर उपस्थित फंक्शनल ग्रुप भिन्न होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H6O है किंतु यहाँ पर अल्कोहल समूह और यहाँ पर ईथर समूह है। इसी प्रकार CH3C डबल बॉन्ड और CH3 ये एसीटोन है, CH3CH2C डबल बॉन्ड और CH ये एल्डिहाइड। तो दोनों के सूत्र समान होने के बावजूद दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग होने से यह क्रियात्मक समूह समावयवता का उदाहरण है। इसी तरह से अगला उदाहरण हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल और मिथाइल फॉर्मेट, नाइट्रोमीथेन और मिथाइल नाइट्राइट, इनके सूत्र समान हैं किंतु इनके फंक्शनल ग्रुप भिन्न भिन्न हैं। अगली समावयवता है मध्यावस्था। यह इस प्रकार की समावयवता क्रियात्मक समूह के दोनों तथा कार्बन परमाणुओं के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। समावयवी एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाई इथाइल ईथर, ये इसी का मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये एक ही श्रेणी के समावयवी हैं। डाई इथाइल अमीन, मिथाइल प्रोपाइल अमीन। नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म। ये एक विशिष्ट प्रकार के क्रियात्मक समावयवता है जिसमें समावयवी एक दूसरे के साथ गतिक साम्य में होते हैं। इसे कीटो इनोल समावयवता कहते हैं। एसीटोन और इनोल इसके उदाहरण ये देख रहे हैं आप, कीटोन का, और ये देख रहे हैं आप इनोल समूह की समावयवता है। इसके बाद हम ये हमारे जो टॉपिक आपको बताया, ये पांचों तरह की समावयवता संरचनात्मक समावयवता के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे त्रिविम समावयवता, जो हमारे आज के टॉपिक का मुख्य भाग है।
त्रिविम समावयवता स्टीरियोआइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनका आणविक या संरचनात्मक सूत्र समान हो, परंतु परमाणु या समूहों के अतिरिक्त विन्यास अंतरिक्ष विन्यास भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता है। पहले हम प्रकाशीय समावयवता को देखते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान हो, परंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो, प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं। इस घटना को प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। प्रकाशीय गुण भिन्न होने का तात्पर्य है, एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को तल के दाईं ओर घुमाता है, जबकि दूसरा समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को तल के बाईं ओर घुमाता है। तल को घुमाने की प्रकृति को ध्रुवण घूर्णकता ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जो यौगिक के गुण व्यक्त करते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से हम क्या समझते हैं? साधारण प्रकाश का संचरण एक तरंग की भांति होता है तथा प्रकाश संचरण रेखा के लंबवत हर दिशा में कंपन करता है। ये साधारण प्रकाश विभिन्न तलों में गति कर सकता है। जब इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म या ध्रुवित लेंस से गुजारा जाता है तो निकलने वाला प्रकाश केवल एक ही तल में कंपन करता है। जैसे ये प्रकाश सब दिशाओं में कंपन कर रहा है, लेकिन निकोल प्रिज्म से जब इस प्रकाश को निकाला तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश एक ही तल में गति कर रहा है। ये प्रकाश जो है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो इस प्रकाश के तल को सुनिश्चित कर देती है। तो ऑप्टिकली एक्टिविटा ध्रुवण घूर्णकता को हम किस तरह से समझते हैं? जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक पर से गुजारा जाता है तो उसका तल एक निश्चित कोण पर घूम जाता है। जो यौगिक तल को दाईं ओर घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है, उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो यौगिक तल को बाईं ओर घुमा देता है उसे लीवोरोटेटरी कहा जाता है। डेक्स्ट्रो या प्लस, लीवो या माइनस से इसे व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कंपाउंड के रोटेशन से डिसाइड करती है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। पोलरोमीटर से ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर सोर्स है, जब सोर्स से निकोल प्रिज्म से अपन सोर्स से प्रकाश को डालते हैं, उसके बाद वो प्रकाश ध्रुवण घूर्णक मापी के द्वारा जहाँ पर हमने कंपाउंड रखा है वहाँ से होता हुआ निकलता है, तो हमको पता चलता है कि प्रकाश को उसने किस दिशा में घुमाया है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें नली में पदार्थ की प्रकृति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, सांद्रता, पदार्थ का ताप, परीक्षण नली की लंबाई, इन सभी बातों पर निर्भर करता है, इन सभी कारकों पर निर्भर करता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश किस दिशा में घूमता है। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, किसी यौगिक को प्रकाशीय संभाव्यता दर्शाने के लिए ध्रुवण घूर्णक होना आवश्यक है। यौगिक के ध्रुवण घूर्णक होने के लिए उसमें निम्नलिखित शर्त होनी चाहिए। यौगिक में कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब सुपर इम्पोजेबल नहीं हो, यौगिक में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। अब इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं कि असममित कार्बन, कम से कम एक असममित कार्बन का होना। तो असममित कार्बन को हम किरैल कार्बन भी कहते हैं। तो वे कार्बन यौगिक जो चार भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों से जुड़ा हो, असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे ये दिया हुआ है, एक कार्बन ABCD, चार संयोजकता अलग अलग है, इसका ये मिरर इमेज है, इसमें ABCD दूसरे डायरेक्शन में है। तो एक कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमाता है, तो दूसरा कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएगा। तो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फल के चारों कोनों को इंगित करती हैं और ये चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इन समूहों को दो व्यवस्थाएं संभव है। संरचना 2 और संरचना 1 एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब रूप है, लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। इन समावयवियों में किरल केंद्र में
स्टेरोजेनिक सेंटर उपस्थित होता है जिसे सी स्टार द्वारा दर्शाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, असममित कार्बन या किरैल कार्बन से हम क्या समझते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में आपको बताएंगे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो सममित का तल, पहला है सममित का तल। वे यौगिक जो प्रकाशीय रूप से सक्रिय होने के लिए आवश्यक होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का सममित का तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। उसमें से पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि किसी अणु के से गुजरने वाले तल जिसमें दो सममित भागों में विभाजित करें जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, तो यह तल सममित का तल कहलाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम कि ये तल सूत्र को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री उत्पन्न होता है तो वो प्रकाशीय समावयवता नहीं दर्शाता। दूसरा है सममित केंद्र। किसी अणु का सममित केंद्र उसके मध्य में उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जहाँ से ये परमाणु एक समूह को किसी रेखा द्वारा जोड़कर इसे बराबर दूरी पर विपरीत दिशा में आगे बढ़ाने पर दोनों दिशाओं में समान परमाणु या समूह उपस्थित होता है। तो ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे इसमें देख रहे हैं, ये सूत्र है, इसमें किसी भी तरफ से हम आ रहे हैं तो वो एक सेंटर पे काटता है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। तीसरा सममित का तत्व है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री में यदि किसी अणु को 360 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो प्राप्त संरचना प्रतिबिंब यदि मूल संरचना के समान हो तो इसमें n गुना घूर्णन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार यदि अणु को किसी भी प्रकार का सममित तत्व उपस्थित हो तो वह ध्रुवण अघूर्णक होता है और प्रकाशीय समावयवता नहीं दर्शाता है। तो हमने देखा कि प्रकाशीय समावयवता दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि एक किरैल कार्बन का होना जरूरी है, और दूसरा वो कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होना चाहिए, तब वो प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनांशोमर। एनांशोमर्स क्या है? वे प्राकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों और प्रतिबिंब रूपी हों। उदाहरण के लिए ये लैक्टिक एसिड है, इसका ये प्रतिबिंब रूप है, चारों संयोजकता अलग है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन ये समतल ध्रुवित प्रकाश को विपरीत दिशा में घुमाते हैं। जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो बाईं ओर घुमाता है उसे लिवोरोटेटरी कहते हैं। दोनों प्रतिबिंब रूप समावयवी समान मात्रा में मिश्रण को रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। इस रैसिमिक मिश्रण में से एक प्रतिबिंब समावयवी को प्रभाज्य आसवन, प्रभावी क्रिस्टलन, क्रोमेटोग्राफी विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब रूपी समावयवियों या प्रकाशीय समावयवता के उदाहरण, एक किरैल केंद्र वाले यौगिक। जैसे एक किरैल केंद्र, चारों संयोजकता अलग अलग है। लैक्टिक अम्ल, इसकी त्रिविम संरचनाओं को निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। ये इस तरह से व्यक्त करें या इस तरह से, दोनों ही तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो लैक्टिक अम्ल का ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ये लिवोरोटेटरी सूत्र है। लैक्टिक अम्ल के ये दोनों रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। ये दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं। इन प्रतिबिंब इन्हें एनांशोमर कहते हैं। इस प्रकार लैक्टिक अम्ल को तीन रूप ज्ञात हैं। इनमें से दो रूप प्रकाशिक रूप से सक्रिय और तीसरा प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। तो पहला जो है वो डी लैक्टिक एसिड प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है। दूसरा एल लैक्टिक एसिड जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, और तीसरा डी एल लैक्टिक एसिड ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इस तरह से एक एसिमेट्रिक कार्बन वाले यौगिकों के जो उदाहरण है वो जो ये प्रकाशीय समावयवता दर्शाते हैं। उदाहरण एक, ये जो आपको सारे एग्जाम्पल्स इसमें से दिए जा रहे हैं, ब्यूटेनॉल, मैलिक एसिड, मिथाइल ब्यूटेनॉल, मैंडेलिक एसिड और ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये हमारे सारे एक असममित कार्बन वाले यौगिक हैं
जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, जिसमें चिरल कार्बन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता, डेक्स्ट्रो लिवो और रोटेटरी फॉर्म्स में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो चैप्टर शुरू किया, इसमें हम इसको वापस से एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, examples and explanation of structural isomerism, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए आवश्यक शर्तें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल, और उसके बाद हमने देखा एनाइंशोमर्स के बारे में, एनाइंशोमर्स और ये कौन कौन से यौगिक इस तरह के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो आज का इतना, कल नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का बताएंगे।